बीड़ी से शुरू होता है ये काम, जो एक फेंकी हुई बीड़ी से शुरू होता है। मुंबई का जो ये ड्रग ट्रेड है या जो नेटवर्क है, ये कितना बड़ा है, किस तरीके से ये ऑपरेट करता है? झोपड़े में ये चैलेंज एक्सेप्ट करके लोग नशा करते हैं। गरीबी से नशा क्या करेंगे? जो है आपको व्यक्ति सुनकर हैरत होगी कि जितने नशा करने वाले लोग हैं उससे ज्यादा बेचने वाले हैं। नशे के शिकार बच्चे होते हैं, उनकी पहचान कैसे की जा सकती है? कैसे पता चले कि ये बच्चा नशा कर रहा है? एकदम सिंपल है। जो बिगिनर होते हैं थोड़ा बहुत साफ सुथरे नजर आते हैं। जो एकदम नशेड़ी होते हैं वो हमेशा गंदे रहते हैं, उनको पानी से डर लगता है, वो नहाते कम है। ये हड्डियां उनकी बाहर निकली हुई रहेंगी, ये हड्डियां बाहर निकली हुई रहेंगी, सिर्फ दुबलेपन से नहीं। कभी ऐसा लगा आपको जीवन में इतने सारे बच्चों के बीच में काम करते हुए कि कोई एक बच्चा इनको नशे की गिरफ्त से आप नहीं बचा पाए और उसका अफसोस रहा हो? 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका मुझको आज भी अफसोस है। बहुत पहले एक लड़का गुल्लू करके आता था और एक छोटू, दो बच्चे मेरे पास आते थे। छोटू नशा नहीं करता था और एक लड़का था जिसको शायद लाला या भेड़ा करके बोलते थे। एक दिन एक पुलिस वाला आया तो छपरे पे चढ़ के उसको पुलिस वाले को गाली दे रहा था। तो मेरे पास आया, बोला यार जमशेद भाई उसको बहुत समझाओ ना यार, मारे पत्थर लेके मारने जा रहा था पुलिस वालों को। मैंने कहा परेशानी क्या बताइए? तो मैंने कहा कि ये मेरी बेटी भी एडिक्टेड है, ये मेरा बेटा भी एडिक्टेड है। मुझको मालूम पड़ा कि ये दोनों नशा कर रहे हैं, तो मैं इन पर पाबंदियां लगाने लगी। मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ, मैं इनके साथ बैठी टाइम गेन कर रही हूँ, इनके साथ बातचीत कर रही हूँ। लेकिन एक दिन जो है मेरे होश उड़ गए जब ये दोनों बात कर रहे थे। तो बोले कि लड़का अपनी बहन से बोल रहा था कि तू अगर हाँ बोल दे तो मैं उससे पैकेट लेके आ जाऊंगा। तो लड़की बोलती नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगी। तो मैंने नहीं, यानी भाई अपनी बहन को उस पेडलर के साथ सेक्स के लिए मना रहा था। नमस्कार, मैं हूं विवेक अग्रवाल। 5V मीडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आपको हर बार दुनिया की, देश की कुछ न कुछ एक नई दास्तान सुनाते हैं और ये दास्तान, ये कहानी उसी इंसान की ज़ुबानी होती है। अब तक आपने हमारे पॉडकास्ट में, हमारे इस चैनल में बहुत सारे लोगों के बारे में जाना सुना, बहुत सारे विषयों के बारे में जाना सुना। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूँ जो अपने आप में बहुत ही अनूठा है और जिसने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो दुनिया में कोई दूसरा आदमी कर नहीं सकता है। फारूकी जमशेद साहब हमारे साथ में हैं। फारूकी भाई, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका, बहुत खुशामदीद इस चैनल में। थैंक यू। फारूकी भाई जो है वो आपको जिस तरह से अभी दिखाई दे रहे हैं, जब ये फील्ड में होते हैं तो बिल्कुल अलग होते हैं। ये बेसिकली एक एंटी ड्रग कुसाडर हैं। ये सिर्फ नशा फरोशों को, उनको गिरफ्तार करवाने का काम नहीं करते। नशे की गिरफ्त में आए युवाओं को, बच्चों को उस नशे के नर्क से बाहर निकालने का बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। और देश में, खासतौर से मुंबई में, दर्जनों, बीसियों, सैकड़ों बच्चों को इन्होंने नशे की गर्त से बाहर निकाला है। और वो भी सिर्फ एक चीज़ से, खेल से, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है, खेल एक ऐसी शय है जो बच्चों को न केवल अनुशासित करती है बल्कि ज़िंदगी देना सिखाती है। मैं आपसे ही ये चीज़ें समझना चाहूँगा कि आखिरकार कैसे खेल से नशे से बाहर बच्चों को निकालते रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे मोहम्मद की कहानी जानना चाहता हूँ। वो कौन था बच्चा, कैसे आप तक पहुँचा या कैसे आप उस तक पहुँचे और उसकी क्या कहानी थी, दास्तान थी? मोहम्मद एक पतला दुबला लड़का था जो कई लड़कों के साथ अकेला अलग थलग बैठा हुआ रहता था। जो मेरे बच्चे खेलने वाले लड़के थे, एक दिन उसको साथ में ले आए मेरे पास और सर ये भी वॉलीबॉल खेलना चाहता है। मैंने कहा बिल्कुल खेलना चाहता है, आ जाओ। तो 1-2 सेशन लिया, उसके बाद उससे बातचीत किया, कंधे पे बात रखा। तो अचानक वो रोने लगा एक दिन कि सर मैं बिगर पिए सो नहीं सकता। क्या पीते थे वो? गांजा पीते थे, अफीम पीते थे, छोटा मोटा नशा करते थे, वाइटनर लेते थे। मैक्सिमम बच्चे जो वाइटनर होता है, रबर जो इंक मिटाते हैं उसका सफ़ेदी हटा देते हैं। 2 फॉर्म में आता है, एक सफ़ेद होता है और एक लिक्विड फॉर्म में आता है। जो वाइट फॉर्म है उसको साइड में करके, जो लिक्विड फॉर्म है, बैंडेज पट्टी जो होती है कॉटन की, जो हम बैंडेज करते हैं लोगों को मार लगी, चोट लग गई है, उस बैंडेज पट्टी को या रुई को, कापूस जिसको हम लोग बोलते हैं, कॉटन, उसको हाथ में डाल के, उसको जो लिक्विड फॉर्म में आता है वाइट, उसको हाथ में रखे रहेंगे, आपके बगल से गुजर जाएंगे, आप देखे होंगे वो चुपचाप ऐसे करते निकल, सूंघते हुए निकल रहा है। इसका लत उसको लगी हुई थी। तो ये जो लत लगी कैसे थी? देखिए एक लंबी कहानी विवेक जी, इसको हम बहुत
आसान लेते हैं, लेकिन घर के माहौल जो होते हैं, उस माहौल को, और स्लम में जो ख़ास तौर से माहौल होते हैं, छोटे छोटे घरों के जो माहौल होते हैं, उसमें जो है कसीर तादाद में लोगों का रहना होता है। तो अक्सर हम लोग अनजाने में बड़ा भाई हो, माँ हो, बाप हो या चाचा चाची, जितने भी लोग हैं, जो मेल चाइल्ड होता है, जो लड़का 5-6 साल की उम्र में, वो खामोश तो घर में बैठेगा नहीं, कुछ ना कुछ हरकत करेगा, कुछ उठाएगा, कुछ बोलेगा, कुछ सवाल करेगा। वो बोर होने लगते हैं घर के सारे लोग, और हर कोई उसको बाहर जाओ, हर कोई घर से बाहर निकालता, 2 पल के सुकून के लिए। कोई उसको गले लगा के बिठाता नहीं है। बाहर वो पक्की धूप में या बरसात में या सर्दी में बाहर जाकर करेगा क्या, किससे मिलेगा? ऐसे ही जो है जो जिनको अब आप एक आसान लैंग्वेज में बोले कि सताए हुए बच्चे जो है, जब घर से निकल के कई बच्चे जब एक जगह जमा होते हैं, छोटे बच्चों में आप देखेंगे कि वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। उनके अंदर मादा होता है चैलेंज को एक्सेप्ट करने का। बीड़ी से शुरू होता है ये काम, जो है फेंकी हुई बीड़ी से शुरू होता है कि मैं भी मार के देखता हूँ, और फिर ये धीरे धीरे जो है, जो सीनियर हो चुके हैं इसमें, उनके साथ बैठना, उनका सामान लाना, उनका हाँ, चाय पानी जो लेके आना, हाँ। तो भाई एक कष्ट जरा मार के देख, ये इस तरह से ये लड़के जो है इसकी तरफ बढ़ जाते हैं। तो मोहब्बत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ? कुछ ऐसा ही हुआ था जी। बहुत सारे बच्चे इसमें थे, उनमें से एक, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ये शुरुआती दौर में आया था। तो आपको लगा था उसको देख करके कि ये वापसी कर पाएगा? हाँ, बिल्कुल लगा था, क्योंकि जब कोई खुद से बात करता है, जब कोई बच्चा नशा करने वाला खुद से बात करता है, तो ये आप समझ लें कि वो रिटर्न हो सकता है। जो अगर पेरेंट्स ले आते हैं जिस बच्चों को, उसके रिटर्न होने की गारंटी बहुत कम होती है। तो इसके पेरेंट्स तो नहीं आते, पेरेंट्स को तो जानता भी नहीं था ये बच्चा आता। आज की तारीख में वो जो है दुकान चला रहा है, स्विगी पे अपना काम कर रहा है। हमने कोशिश की कि उसको तालीम दें, उसका एडमिशन भी करवाया, लेकिन पढ़ नहीं सका। लेकिन इस चीज़ से तो वो बाहर आ गया, और वो मेरे साथ काम भी कर रहा है। तो इसको, मोहम्मद को नशे की दुनिया से बाहर निकालने में आपको क्या कठिनाई पेश आई? जी, कोई कठिनाई पेश नहीं आती है आदमी को। हर आदमी मोहब्बत का भूखा होता है, उसको प्यार चाहिए, उसको उस तरह से समझाने वाला चाहिए कि आप किस तरह से उसको समझा रहे हैं, किस तरह से आप उसको प्यार कर रहे हैं। जब उसके कंधे पे हाथ रख के उनसे बात की जाए, उनसे बहुत ज़्यादा जो टेढ़े लड़के हैं, बहुत ज़्यादा जो बिगड़े हुए हैं, वो भी आपकी बात सुनेंगे, आपके पास आएंगे। और यही रास्ता अपनाया हमने। फिजिकली उसको हमने बिजी किया कि वो थक जाए, प्रैक्टिस में थक जाए, बार बार थक जाए, तो उसको ये मौका ही ना मिले कि वो बाहर जाकर किसी और के साथ कोई एक्टिविटीज़ कर सके। इतना थक जाते हैं कि वो जाते हैं, नहाते हैं, सीधा नींद की आगोश में चले जाते हैं। फिर सुबह उठ के आप ग्राउंड पर आइए। नशे की आगोश से बेहतर है खेल का नशा? खेल का नशा जो है भाई, मैं भी खुशबू की बात कर रहा था आपसे। खेल की दुनिया की, मैदान की जो खुशबू है, दुनिया की हर खुशबू से बेहतर है। क्या बात है? मट्टी की वो खुशबू जो हमारी जो है खेल की है, वो खुशबू हमारी दुनिया की हर खुशबू से बेहतर लेती है। और उसमें जो है ये कैसा नशा है कि आपको हर चीज़ से वो पाक कर सकती है। ये खासियत है ग्राउंड की, ये खासियत है ज़मीन की, और ये खासियत है प्यारे वॉलीबॉल की। ये कह सकता हूँ कि मोहम्मद जो है, जो आपका मिशन है, उसकी एक बहुत बड़ी जीत के रूप में आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं? ये बात तो सही है आपकी, जो है अंडरलाइन तो हम उसको कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सारे वाक़यात मेरी ज़िंदगी में आए हुए। जी। एक चीज़ तो थी कि हम इसको लाइन तो पहले से मिल चुकी थी कि कुछ ना कुछ इस तरफ किया जा सकता है। ये तो बहुत बात की कड़ी थी, तो इसको राय रास्त पे लाना हमारे लिए बड़ा आसान था। ऐसे कौन सा पहला बच्चा था जिसको देखने के बाद में आपके जहन में ये बात आई कि मुझे ये काम करना चाहिए? देखिए आप, ये तकरीबन ये बात है 88-89 की। मेरे फादर का इंतकाल हो गया, तो उस वक्त मेरे जो बड़े भाई और भाभी जो कुछ भी मुझसे मेरे अच्छे के लिए जो बोलते, वो मुझको बुरा लगता था। कि मेरे वालिद थे तो मैं उनकी सर आँखों पे रहता था, सबका तारा बना रहता था। आज मेरे अब्बा नहीं है तो ये लोग मुझको ताना मारते हैं, हालांकि वो मेरी बेहतरी के लिए बात करते थे, मेरी पढ़ाई के लिए बात करते थे। वो बात हमको समझ में आई बहुत दिनों के बाद। तो चूँकि मैं उस वक्त वॉलीबॉल मुंबई का कैप्टन था, अंडर 18 मुंबई का कैप्टन था, और टीम हमारी कोल्हापुर खेलने जा रही थी। खेलने जाने से पहले घर में यही कुछ कहा सुनी हुई हमारे बड़े भाई और भाभी से, और हमने उनसे कहा कि भाई अब हम जो है आपके यहाँ नहीं रहेंगे। फादर के एक्सपायर के 4-6 महीने के बाद ही जो है, और आने के बाद खुददारी थी पहले से ही ख़ानदानी हो, तो आए तो हम नहीं गए घर पे। सारे बच्चे अपने अपने घर चले गए, लेकिन हम अपने घर नहीं गए। शाम हुई तो सोना कहाँ है हमको, जो कुछ हमको टीए मिला था 400-500 रुपया, जो उसी से जो है 2 दिन किसी छत के नीचे, कभी फुटपाथ पे, 2-3 दिन में तो पैसे ख़त्म हो गए। फिर क्या करें, तो हम रहते थे गोवंडी में। गोवंडी की ईस्ट में हम रहते थे, वेस्ट की पूरी लाइन में टिकट घर नहीं था, रेलवे का टिकट घर नहीं था। तो मैं
वहाँ देखता था कुछ बच्चे, वो जो आपने देखा होगा लोखंड की पट्टियाँ लगी रहती थी, बैरिकेड अब नहीं है, हटा दी है, जो कहीं कहीं है, तो यहाँ से जंप मार के पैसे लेके टिकट निकाल के लोगों को देते थे। हमको जो खाना है तो कहाँ से खाएंगे, और खुददारी ऐसी थी कि हाथ फैलाने की आदत तो आज भी नहीं है कि किसी के आगे हाथ फैला दे। हमने भी ये शुरू किया, वो फलांग के जाते पैसा लेते और 10 पैसा 20 पैसा 4 आना मिलता था, उससे खाते थे। तो किसी दिन 4 रुपया 5 रुपया हो जाता था। तो खाने के लिए जो और लड़के मेरे साथ जो है जिनकी नकल मैं कर रहा था, उसमें एक विजय नाम था और एक था रहमतुल्लाह, 2 लड़के थे। और जब हम बैठने लगे तो उन्होंने कहा कि यार एक काम कर, छोटू कहते थे मुझसे, छोटू एक काम कर, जो है वो विल सिगरेट होता ना, नेवी कट, उसका खाली बॉक्स लेके आना, खाली बॉक्स ढूंढ के लेके आया। क्योंकि मैं जूनियर था, वो थोड़ा सीनियर में था, तो मैं गया और लेके आया। अब बिगिन करेंगे तो 2-3 बॉक्स में ढूंढ के लाया, नेवी कट विल्स का जो, तो उसमें से वो रैपर उसका निकाल लेते थे, अंदर बड़ा फाड़ के हो जाए, निकाल के वो सुनते थे। मेरे लिए नया चीज़ था, मैं जानता नहीं। ब्राउन शुगर लेते थे वो। हाँ, वो गरद बोलते हैं जितना कमाते थे, वो दिन भर टिकट बेचते थे। और मेरे पास अगर 5 रुपया हो गया हमारा काम हो गया। 5 रुपये में 1-2 रुपये में खाना मिल जाता था। लेकिन मैं प्रैक्टिस बंक नहीं करता था। शाम का वक्त कॉलेज के ग्राउंड पर हमेशा रहता था और किसी को पता नहीं चलता था कि मैं किन हालात में जी रहे हैं, ये एहसास नहीं होने देता था। तो वो लड़कों से इंटरेक्ट बहुत हुआ। जो विजय था वो बहुत ज़्यादा उसका मामला इस नशा। हाँ, रहमतुल्लाह से मैंने बात किया, यार तुम लोग क्या कर रहे हो? बोलता है एक कश लेके देख, तेरी दुनिया बदल जाएगी। वो पहला वाकया था कि मैंने अपनी आंखों से नज़दीक से बगल में बैठ के देखा कि ये लोग पीते हैं और बहुत अफसोस होता था। तो मैं कोशिश उसी वक्त कर रहा था कि भाई तू छोड़ दे यार, तू छोड़ दे। और फिर एक मौका ऐसा आया कि विजय नहीं रहा, लेकिन रहमतुल्लाह को, प्रिंसिपल को जब ये मालूम पड़ा, मेरे प्रिंसिपल को, वासुदेवन पिल्लई महात्मा एजुकेशन सोसाइटी के हेड थे, जब उनको ये पता चला कि जमशेद तकलीफ में है, भाई से झगड़ा करके घर से निकल गया है और यहाँ वहाँ सो रहा है, उन्होंने मुझे बुलाया कि चल मैं अब तुम्हारे भाई से पैचअप करा देता हूँ। मैंने कहा सर अगर आप पैचअप कराओगे तो मैं आजमगढ़ चला जाऊँगा, मैं वापस उस घर में नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने मेरा बंदोबस्त किया स्कूल के अंदर, क्योंकि वो मुझे खोना नहीं चाहते थे। मैं एक अच्छा परमानेंट प्लेयर था, मुंबई का कैप्टन था और स्टेट चैंपियनशिप करंट मार के आया था। उन्होंने मुझको सुपरवाइज़र को बुलाया और अपने यहाँ रखा। वो वासुदेवन पिल्लई सर हमेशा जेब के अंदर, आज भी जिंदा है, वो 100 और 50 की गड्डियाँ ही रखते थे। महात्मा एजुकेशन सोसाइटी के बड़े मशहूर शख्सियत हैं। उस वक्त वो मुझको हर हफ्ते जेब में से निकालते, अगर 100 की नोट आई तो 400-500 रुपया, 50 की नोट आई तो 150-200। उस वक्त जो है मैं 1 महीने के अंदर अमीर हो गया। मतलब 3-4 हज़ार, 2,500-3 हज़ार रुपया मेरे पास जेब में रहता था। तो मैं उन लड़कों से मिला जाके, तो मैं उसको पूछा विजय कहाँ गया? तो विजय बोलता विजय टपक गया। रहमतुल्लाह ने बोला विजय टपक गया। मैंने कहा क्यों? बोला डोज ज़्यादा ले लिया था। मैंने कहा यार तो तू भी टपक जाएगा, तो क्या कर रहा है? जेब में पैसा था। तो बोलता मैं कर भी क्या सकता हूँ। मैंने कहा यार ट्रेन में सब चॉकलेट बेचते हैं ना, तू भी बेच। तो पैसा कौन देगा? मैं बोला मैं देता हूँ। उस वक्त मैं उसको 300 रुपया दिया और 300 रुपया 88 लास्ट के अंदर, 89 लास्ट में बड़ा मायने रखता था हमारे लिए। जो है 300 रुपये से उसने चॉकलेट, बिस्किट और ये सब लेके काफ़ी दिनों तक वो मुझको, वो खुशी बहुत अच्छी थी हमारी। वो लगातार वो बेचते रहे और उससे उनकी ज़िंदगी बदल गई। उसकी ज़िंदगी बदल गई। आज वो हैं? नहीं है। तो मेरी मुलाकात उनसे नहीं है, काफ़ी दिनों से नहीं है। तो ये जो घटना थी, इस घटना ने असल में आपकी ज़िंदगी बदली और आपको, ये एक रास्ता था उस वक्त का, एक इंसिडेंट था। जो एक मेरी जो हफ्ता 10 दिन की जो जर्नी थी उसका एक इंसिडेंट था और ये उन लोगों से इंटरेक्ट होने का मौका मिला। फिर 1-1.5 महीने के बाद मुलाकात हुई थी हादसे हुए। फिर उसके बाद मैं करीब स्कूल में ही रहा साल भर। फिर अपनी वालदा और अपने छोटे भाई को लेके, अपने भाई से उनको साथ में लेके रहने लगा, क्योंकि मेरे पास पैसा आने लग गया था। प्रिंसिपल मुझको हर हफ्ते पैसा देते, 400, 500, 1000, खाने के लिए, खाना फ्री, मेरे कपड़े फ्री थे, सब कुछ। तो मैंने कहा कि अम्मा के साथ रहेंगे हम, जो छोटे भाई के साथ में। और एसएससी में जब मैं फेल हो गया तो मैं माजरत लेके प्रिंसिपल से मैं सऊदी अरबिया चले गया 90s अर्ली में। 3-3.5 साल तो वहीं रह गए। तो वहाँ काम करने के सिलसिले में चले गए? हाँ, वहाँ मैं एज अ सेल्समैन करके वहाँ चले गए। 3 साल के बाद फिर जब वापस आया तब भाई के घर पर ही वापस आया, क्योंकि तब तक एहसास हो चुका था कि गलती उनकी नहीं, गलती मेरी थी। तो भाई आपके भाभी जो हैं वो बड़े दिल वाले थे, उन लोगों ने आपकी गलतियों को, आपकी खताओं को माफ़ कर दिया। जी हाँ, सही बात। आपका बचपन कैसा रहा और ये स्पोर्ट्स से, कि ये वॉलीबॉल से कैसे जुड़ा हुआ आपका? ये इंटरेस्टिंग है। देखिए मेरा जो गांव है आजमगढ़ के अंदर ककराटा नाम है, और ककराटा
का दूसरा नाम वॉलीबॉल है। यहाँ आज़ादी से पहले वॉलीबॉल आ चुका था। मोहम्मद इकबाल करके हमारे गांव के एक बुजुर्ग रहे हैं जो कोलकाता से वॉलीबॉल को आजमगढ़ में इंट्रोड्यूस किया जिन्होंने। उसमें हमारे ख़ानदान के हमारे जो बड़े अब्बा हैं, इन लोगों ने जो है उसको प्रमोट किया। तो उस गांव में ये कहा जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो इनको कुछ और खिलौने नहीं दिखाए जाते, इनको वॉलीबॉल दिखाया जाता है। तो ककराटा का कोई भी बच्चा जो है उसको अपनी दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं कि सौर में ही रख देते थे वो जो है वॉलीबॉल। वो वहाँ का हर बच्चे के खून में दौड़ता है, ककराटा के हर बच्चे के खून में वॉलीबॉल दौड़। तो ये खेल का मसला तो हमारे पैदा होने से ही शुरू हो गया था वॉलीबॉल का। वहाँ तो खेल का शौक तो बचपन से, होश संभालने से पहले से ही था। आज भी हमारे ककराटा गांव के अंदर कम से कम 10 से 12 नेट होंगे जो अपने हाथ से बुन के लोग लगा के खेल रहे हैं बच्चे जो। आज मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ, उनकी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनको और ज़्यादा प्रमोट कर सकूँ। इस गांव के 17 से 18 स्टेट प्लेयर हैं, दर्जनों जो है इस खेल से नौकरियां पा चुके हैं। अब तो हमारी फैमिली ने अनारम फाउंडेशन के जरिए, हमारे अपना फारूकी फैमिलीज़ का अनारम फाउंडेशन, अब तो हम इनको प्रमोट कर रहे हैं स्कूल के जरिए। पूरा स्कूल को हम जो है फाइनेंस कर रहे हैं और उसको चला रहे हैं। हमारे जो भतीजे हैं करीब 17-18 साल से हम पूरा स्कूल चला रहे हैं, उसमें खेल कूद और एजुकेशन सारी चीज़ें फ्री कर दिया हम लोगों ने। तो ये जो खेल कूद की दुनिया है, या कहूँ कि वॉलीबॉल की दुनिया है सीधे तौर पे, वो आपके लिए सिर्फ एक खेल ही रहा या ज़िंदगी जीने का जरिया और नज़रिया बन गया? देखिए, शुरुआत में तो ये सिर्फ खेल था हमारे। ऑनेस्टी अगर बात करें, शुरुआत में तो ये एक सिर्फ खेल था, लेकिन जिस तरीके से तरक्की मिलती गई, उसमें जो है आगे बढ़ते गए, तो ये ज़िंदगी का रास्ता बन गया। और इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें, कठिनाइयाँ तो आती हैं, लेकिन इसमें आगे बढ़ने के लिए आपको सिर्फ मेहनत करना होता है। और मेहनत से आपको जो एक स्टेप जो खेल में तरक्की बनती है और ज़िंदगी का रास्ता खुद ब खुद बनता चला गया। इसका तो एहसास भी नहीं हुआ था कि कैसे जो है ज़िंदगी का रास्ता बनेगा। तलाश माश में और रोज़गार के लिए तो पूरी ज़िंदगी से हम लोगों ने जो है इसमें स्ट्रगल किया है, लेकिन ये रास्ता बंद नहीं हुआ खेल का। खेल ने आपको क्या दिया जिससे कि आप कह सकें कि ज़िंदगी जो है वो आपकी तब्दील हो गई, या क्या हुआ? विवेक जी, आज की तारीख में वॉलीबॉल का जिक्र और मुंबई का होता है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर वॉलीबॉल पर जमशेद फारूकी का नाम जो है किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। हर कोई जो है बड़ी मोहब्बत और इज़्ज़त से पेश आता है, चाहे वो इंडिया का जनरल सेक्रेटरी हो वीएफआई का, या प्रेसिडेंट हो, या किसी भी स्टेट का बड़ा या इंटरनेशनल प्लेयर हो। बहुत ही इज़्ज़त और अदब के साथ मिलता है और इज़्ज़त देता है। खेल ने तो इतना बड़ा मकाम दिया है कि आज मैं आपके साथ बैठा ही इसीलिए हूँ कि मैं इस खेल के ज़रिए ही कुछ कर पा रहा हूँ, वॉलीबॉल के ही के ज़रिए कुछ कर पा रहा हूँ। आपने जब ये काम अख्तियार कर लिया और आप लोगों को, बच्चों को ख़ास तौर से जो है नशे की गिरफ्त से बचाने लगे और वो सब करने लगे, आप जब अब बच्चों से पहली दफ़ा मिलते हैं तो सबसे पहले आपके जहन में क्या बात आती है, क्या सोचते हैं आप, किस तरीके से मिलते हैं उन बच्चों से? देखिए, मेरा तो ऐसा मसला है कि जब भी मैं किसी बच्चे से मिलता हूँ या जब कोई बच्चा आता है तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि इसको खेल में कहाँ तक पुश कर पाऊँगा मैं, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, ये कितना मेहनत कर सकता है। अब तो तजुर्बा इतना है कि देखने के साथ ही पता चल जाता है कि इसका फ्यूचर है इसमें या नहीं है। जो बहुत सारे लोगों को मैं इस गेम से हट के दूसरे गेम खेलने के लिए भी बात करता हूँ कि भाई आप ये गेम मत खेलो, ये खेलो। उसकी वजह ये है कि मैं दिल से ही चाहता हूँ कि आप तरक्की करो। सिर्फ इसमें ही आके अब कोई 5 फुट का आ गया, मैं उसको बोलूँगा तो इस वॉल्यूम मार जंप लेके, इम्पॉसिबल है। हाँ, 6.5 फुट से कम के लोग चलते नहीं है। उनको समझाने और उनको, क्योंकि उसका बॉडी स्ट्रक्चर और उसका फिगर और उसका शौक देखना पड़ता है। अब जब कोई मिल भी गया लंबा लड़का अच्छा, तो उसका शौक देखना पड़ता है कि इसका कितना शौक है और इसके पेरेंट्स का कितना शौक है। अगर बच्चे का शौक और पेरेंट्स का शौक नहीं है तो भी बात, तो मैं दोनों से बात करता हूँ, बच्चों से भी बात करता हूँ और उनके पेरेंट्स से भी बात करके, भाई दोनों का अगर शौक है तो हम पुश करने में जो है बहुत जल्दी कामयाबी मिलती है उसमें। आपको क्या लगता है कि नशाखोरी जो है वो एक तरह का सा सामाजिक अपराध है, या एक किस्म की बीमारी है, या कुछ और मानते हैं आप उसे? नशा अपराध तो घर वालों के लिए हो जाता है और बीमारी तो जो उसका सेवन करते हैं उनके लिए। ये मुसीबत है इस मुल्क के लिए। ये दीमक है और ऐसा दीमक है कि ये कम नहीं हो रहा है, ये दिन ब दिन अपने पैर फैला रहा है। और पूरे हिंदुस्तान के आप किसी भी कोने में चले जाएं, केरला एक स्टेट छोड़ के उसमें जो थोड़ा सा कम है, लेकिन बाकी नॉर्थ इंडिया हो गया या वेस्ट इंडिया हो गया, इसमें नशा दिन ब दिन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये पंजाब और कश्मीर तो एकदम ही तबाह हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ ख़ास तौर से पाकिस्तान से जो है वो जानबूझ करके काफ़ी बड़ी मात्रा में नशा भेजा जाता है और वहाँ के युवाओं को उन लोगों ने ख़ास तौर से नशे की लत लगाई है।
और यही कारण है कि यहाँ इतने बड़े पैमाने पे हिंदुस्तान में भी ड्रग्स आता है, हेरोइन आती है और उसका जो इस्तेमाल है ये किया जा रहा है इस तरीके से। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि जो नशे के शिकार बच्चे होते हैं उनकी पहचान कैसे की जा सकती है, कैसे पता चले कि ये बच्चा नशा कर रहा है? एकदम सिंपल है। अब देखिए गौर से अब जाएंगे, आमतौर पे मैं स्लम में रहता हूँ। स्लम के बच्चों के, हाई प्रोफाइल बच्चों से मेरा वास्ता बहुत कम पड़ता है। उनके पेरेंट्स आते हैं कभी काउंसलिंग के लिए, बताऊंगा। ये जो इसमें कैटेगरी है, बिगिनर्स जो होते हैं, मीडियम होते हैं और जो ज़्यादा लेने वाले बच्चे होते हैं। जो बिगिनर होते हैं थोड़ा बहुत साफ सुथरे नज़र आते हैं। जो एकदम नशेड़ी होते हैं वो हमेशा गंदे रहते हैं, उनको पानी से डर लगता है, वो नहाते कम है, ये हड्डियाँ उनकी बाहर निकली हुई रहेंगी, ये हड्डियाँ बाहर निकली हुई रहेंगी, सिर्फ दुबलेपन से नहीं, और उनके बाल कभी भी सही नहीं रहते। और पानी नहाने में तो महीनों में कभी कभी नहाते होंगे, जो एकदम चैन स्मोकर हैं और जो चैन एडिक्टेड है। हाँ, और हमेशा जहाँ बैठेंगे वो खामोश बैठेंगे, पलके कम झपकाएंगे। ये पलके कम झपकाते हैं, ये जहाँ बैठेंगे देखेंगे और खुद से ही बात करते रहेंगे। आप दूर से देख के समझ जाओगे ये मामला खत्म है इसका। अच्छा, और आपको क्या लगता है कि नशा लेने के कारण जो है इन बच्चों का, जो आज की पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है या किशोर अवस्था के बच्चे हैं, ये लोग नशा किस लिए करते हैं? गरीबी उसका मुख्य कारण है, अकेलापन दूसरा कारण हो सकता है, तीसरा कारण परिवार है, चौथा कारण कोई और अवसाद की स्थिति या कुछ है? क्या कारण आपको लगता है, या ये सब मिल कर के आता है या इनमें से कुछ मिल के आते हैं, क्या होता है? मैंने अभी आपसे बात किया कि जो हमारा जो कल्चर है स्लम का, मैक्सिमम जो स्लम का कल्चर है कि 10 बाई 12 के रूम में जो लोग रहते हैं, पता है कि सारे लोग जो है, हर कोई जो है उस बच्चे को बाहर निकालता है। गरीबी कभी नशे का लत नहीं, तो कारण नहीं है। गरीबी नशे, आप गरीबों में नशा कम पाएंगे। आप जो सब मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में और हायर उसमें मिलेंगे, गरीब नशेड़ी नहीं होते हैं। कारण घर के लोग ही बनते हैं। कभी कोई माँ, कभी कोई बाप अपने बच्चे के कंधे पे हाथ नहीं रखता है कि आज मैं कौन सी शर्ट पहनूं। कोई बाप कभी ये नहीं पूछता है कि आज दीवार पे कलर कौन सा लगाऊं मैं। मान लीजिए आपने पूछ भी लिया अपने बच्चे से कि बेटा मैं कौन सी शर्ट पहन, तो बोलेगा अब्बू काली शर्ट पहन लीजिए। तो मैंने कहा यार काली मुझ पे कैसे लगेगी, अगर मैं वाइट पहन लूँ तो? हाँ अब्बू अच्छी लगेगी आपको। आपकी बात का इनकार कभी नहीं करेगा वो लड़का, बच्चा कभी भी आपकी बात का इनकार नहीं करेगा, लेकिन आप पूछते ही नहीं हो, आप उसको वैल्यू नहीं देते हो। आप आज से 100 साल 150 साल पुरानी दकियानूसी सोच को लेके चल रहे हो कि बंधुआ मजदूर है हमारी औलादें। जो है बंधुआ मजदूर अब नहीं रह गए, वो अलग दुनिया देख रहे हैं। आज 1 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा मोबाइल में अपने मनपसंद जो है कार्टून वगैरह लगा के देखता है। कोई माँ बाप इस चीज को अपने लेवल से नीचे आना ही नहीं चाहता है कि अपनी औलाद से वो ढंग से बात कर सके, और इसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इतना बड़ा नुकसान हो रहा है कि रोते हैं लोग बैठ के इस चीज को लेके। अपने लेवल से नीचे माँ बाप आ ही नहीं रहे हैं और उनको ये समझ ही नहीं रहा है। काउंसलिंग की सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो पेरेंट्स की होती है। इसलिए जब मैं काउंसलिंग करता हूँ तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, एडिक्टेड बच्चे दोनों की करता हूँ, दोनों से अलग अलग बात करता हूँ, फिर मिलाकर बात करता हूँ, तो सारी बातें समझ में आती है कि मैक्सिमम जिम्मेदार ये माँ बाप हैं। एग्जैक्टली। आप कह रहे हैं कि गरीबी जो है वो नशे के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नशा है वो झोपड़पट्टियों में और चॉल्स में ही बेचा और ख़रीदा जाता है। मुंबई का जो ये ड्रग ट्रेड है या जो नेटवर्क है, ये कितना बड़ा है, किस तरीके से ये ऑपरेट करता है? देखिए गरीबी मतलब झोपड़े का मतलब गरीब नहीं हो गया, और गरीब तो आपको एक लेवल तय करना होता है कि गरीब कौन है। झोपड़े में ये चैलेंज एक्सेप्ट करके लोग नशा करते हैं। गरीबी से नशा क्या करेंगे, जो है गरीबी नशे के उसमें नहीं है। लेकिन आपने जो अभी जो माहौल का मामला है, कितना बड़ा और कितने बड़े पैमाने पे, आपको व्यक्ति सुनकर हैरत होगी कि जितने नशा करने वाले लोग हैं उससे ज़्यादा बेचने वाले हैं। ये बिल्कुल एक सही बात है कि हर नशेड़ी वो ड्रग्स बेचता है अपने लिए नशा खरीदने के लिए। अपने लिए नशा खरीदने के लिए हर कोई बेचता है। कभी दीवालों में छुपा के रखता है, दराड़ों में छुपा के रखता है, किसी इलेक्ट्रिक के पीछे छुपा के रखता है पुड़िया जो है। मेरी एक बेटी डाइटिशियन है, मैंने उसको कहा, बोली कोरोना में अब वो गांजे का 2 कश मार लो आप जो है ठीक हो जाओगे। मैंने कहा कहाँ से, मैं मंगा लेता हूँ किसी से, कैसे पीऊँगा जो है। बोले नहीं मैं मंगा देती हूँ। बोली मैं अच्छी क्वालिटी वाली मंगाऊंगी। तो मिलता है, बेचने वाले जो है ज़्यादा है पीने वालों की बनिस्बत। और आजकल तो बच्चों में गांजा लेना तो एक फैशन हो गया है। फैशन ऐसी बात है कि जब ज़्यादा बच्चे घर से बाहर रहेंगे ना तो हर चीज़ को फैशन की तरह से ही लेते हैं। मैंने कहा कि कम उम्र के बच्चे चैलेंज बहुत एक्सेप्ट करते हैं। गांजा का जो है, अब चले आए जो है, कभी मैं आपको दिखाऊं लाइव के कितने छोटे छोटे बच्चे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं।
कभी ऐसा लगा आपको जीवन में इतने सारे बच्चों के बीच में काम करते हुए कि कोई एक बच्चा है या ये 5 बच्चे रहे या ये 10 बच्चे रहे, इनको नशे की गिरफ्त से आप नहीं बचा पाए और उसका अफसोस रहा हो? 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका मुझको आज भी अफसोस है। बहुत पहले एक लड़का गुल्लू करके आता था और एक छोटू, दो बच्चे मेरे पास आते थे। छोटू नशा नहीं करता था, लेकिन जो गुल्लू लड़का था वो नशा करता था। वो एक 10-12 साल के पास आसपास ही मेरे पास आ गए, तो मैं दोनों को अपने पास रखता था। तो पढ़ते नहीं थे, मैं उनको एडमिशन दिलाया, उनको पढ़ाई किया। तो वो छोड़ के जाके जॉनसन गार्डन है, वहाँ जाके बैठते थे। उसमें जो छोटू था जो है वो कभी न बीड़ी सिगरेट, लेकिन उसका खास दोस्त था वो गुल्लू, और वो हर लत में माहिर था। उसको हमने बड़ी कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, सबसे ज़्यादा कोशिश उस पर की। उसका बाल वगैरह बनाते थे, उसको स्कूल भेजते थे, पैसा देते थे। एक मरतबा मैं जब उसके घर पे गया, मैंने देखा कि उसकी माँ भी ले रही है। उस लड़के को ना बचा पाना और वो HIV पॉजिटिव होकर मर गया, जो है उसका बड़ा अफसोस रहा। और एक लड़का था जिसको शायद लाला या भेड़ा करके बोलते थे। जो एक दिन एक पुलिस वाला आया तो छपरे पे चढ़ के उसको पुलिस वाले को गाली दे रहा था। तो मेरे पास आया, बोला यार जमशेद भाई उसको बहुत समझाओ ना यार, जो है हमारे जो पत्थर लेके मारने जा रहा था पुलिस वालों को। जाके उसको पकड़ के लाया, बातचीत किया। कई महीनों के बाद जब हमारा कैंप, साल में एक मरतबा हमारा वॉलीबॉल का बहुत बड़ा कैंप लगता है, ऑलमोस्ट इंडिया का सबसे बड़ा कैंप होता है, 400-350 बच्चे होते हैं। जो तो मैं उसको बोला कि तेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, तेरे को हम बचाने की कोशिश कर, तू इन बच्चों को सबक दे कि तेरी लाइफ के बारे में बता। अब यकीन माने वो इतनी अच्छी उर्दू में तकरीर उस लड़के ने किया, रो रो के स्टेज पे। वो उस लड़के का अफसोस जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो साथ दे रहा था। वो चाहता था कि मैं तो हो गया हूँ बर्बाद, लेकिन और कोई जो है बर्बाद ना हो। इतना साथ देने के बावजूद तो लड़के को हम लोग बचा नहीं सके और वो भी मर गए। 2 बच्चों का बड़ा अफसोस हमेशा याद आते हैं और हमेशा मेरी जो है बातचीत में वो लड़कों का जिक्र होता रहता है। नशे की ऐसी क्या चीज़ है इस दुनिया की जो आपको तो पता है लेकिन आम इंसानों को, दुनिया को नहीं पता है? इस दुनिया का कुछ, नशे की दुनिया का कुछ ऐसा राज फाश कर सकते हैं आप, कुछ बता सकते हैं? देखिए, ये सिर्फ हमारे यहाँ का मसला तो है नहीं, लेकिन कुछ एक ऐसा फैक्ट मैं आपको बताऊं कि नशे में क्या क्या लोग कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं। देखिए, एक वाकया करीब 12-15 साल पहले एक माँ थी, अपने 2 बच्चों को लेकर आई। जब मैं खालसा कॉलेज में एज अ सीनियर कोच कोचिंग कर रहा था वहाँ पर माटुंगा में, बेटी और उसका बेटा और वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि सर ज़रा देखिए आप। तो मैं माँ से पूछा इसके डैडी कहाँ हैं? बोले नहीं, हमारा डिवोर्स हो गया है। मैं बोला इनकी जिम्मेदारी कौन निभाता? बोले मैं निभाती हूँ। आप क्या करते हो? मैं जॉब करती हूँ। मैंने कहा परेशानी क्या बताइए? तो उन्होंने कहा कि ये मेरी बेटी भी एडिक्टेड है, ये मेरा बेटा भी एडिक्टेड है। मुझको मालूम पड़ा कि ये दोनों नशा कर रहे हैं, तो मैं इन पर पाबंदियां लगाने लगी। मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ, मैं इनके साथ बैठी टाइम गेन कर रही हूँ, इनके साथ बातचीत कर रही हूँ। लेकिन एक दिन जो है मेरे होश उड़ गए जब ये दोनों बात कर रहे थे। मैंने कहा बताएं आप क्या बात कर रहे थे? तो बोले कि लड़का अपनी बहन से बोल रहा था कि तू अगर हाँ बोल दे तो मैं उससे पैकेट लेके आ जाऊंगा। तो लड़की बोलती नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगी। बोले नहीं, एक मरतबा जाएगी तो मामला हल हो जाएगा, पैकेट मिल जाएगा जो है। यानी भाई अपनी बहन को उस पेडलर के साथ सेक्स के लिए मना रहा था। अब ये बता, इससे बड़ी जो है अंधेरा और क्या नजर आएगा आपको? उसको रिक्वेस्ट कर रहा था तो एक बार जा तो जो है वो दे देगा, पैकेट मिल जाएगी। बोले ये मैं सुनी हूँ, तब से मेरे को चैन नहीं है और आपके पास में बातचीत करने के लिए उनको कई सेशन हमने लिया। बाद में जो है इससे भी जितना हो सकता था उनको, देखिए मोहब्बत के सब भूखे, सब प्यार के भूखे। माँ बाप का उनका झगड़ा होता था आपस में, कोई बात छुपी, होटल से खाना खाते थे, कभी नहीं खाते थे। सिर्फ घर में जो अगर झगड़े होते रहेंगे तो बच्चों पर असर गलत पड़ता ही पड़ता है। तो सारी चीज़ों को मिलाकर हमने जो लोगों का पैचअप और बातचीत से बहुत दिनों तक, करीब 3-4 महीने तक कोशिश की। उसके बाद वो परिवार आया नहीं, क्या हुआ उसका मुझको लेकिन रिजल्ट आप तक नहीं पहुंच पाया। रिजल्ट ऐसा था कि वो बार बार ये पॉजिटिव ही बताते हैं कि सर अभी ठीक है, लेकिन इनको ज़रूरत है। वो उसको रीहैब में उन्होंने भेजा, उसके बाद से हमको नहीं पता चला कि क्या है। और मतलब मैं अपेक्षा तो यही करता हूँ कि वो बच्चे ठीक हाँ, हो गए, बच्चे ठीक हो गए। और मुझे ये बताइए कि वॉलीबॉल है या खेल है, वो बच्चों का जो है साइकोलॉजिकल या जहनी तौर पे उनका बिहेवियर, उसका पैटर्न कैसे बदलता है, क्या कारण होता है? देखिए, खेल, अगर हमारी जो हुकूमत है ना जी, खेल को हर गली, हर कूचे में और हर स्कूल में हर बच्चे के लिए कंपलसरी कर दे, तो ये आपको मैं किसी भी पेपर पर लिख कर देने को तैयार हूँ कि कोई भी ड्रगिस्ट इस मुल्क में नहीं रहेगा। अच्छा। उसकी वजह है कि हम अपने बच्चों को बिजी करते ही नहीं है, उनको मसरूफ़ करते ही नहीं, उनको किसी काम में लगाते ही नहीं है।
हम उनको फ्री छोड़ देते हैं, जाइए अब खेलो कहीं भी, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। हम उनके टाइम्स बनाते ही नहीं है कि ट्यूशन का टाइम ये होगा, स्पोर्ट्स का टाइम ये होगा। स्पोर्ट्स के बारे में मैं अगर किसी से बात करता हूँ तो बोलता है अरे खेल कूद कहाँ लगा रहे हो यार तुम जो। तो अगर हर गली कूचे में जिस दिन खेल को अनिवार्य कर दिया जाएगा तो इस मुल्क का भविष्य जो है बहुत ऊपर जाएगा। तो आप ये मानते हैं कि सरकार और सिस्टम का जो है वो इस बदलाव में सार्थक रूप से जुड़ाव होना ज़रूरी है। आपको कितना सरकार से या सिस्टम से, पुलिस से, इन लोगों से आपको कितनी मदद मिली? देखिए ऐसा है कि अगर सरकार और सिस्टम चाह जाए ना तो ये कुछ कोई चीज़ है पॉसिबल जो कोई कर ले। कोई पॉसिबल नहीं है कि ये काम कोई काम कर सके जाए। सबके नॉलेज में है, सब जानते हैं, सिस्टम जानता है कौन बेचता है कौन नहीं बेचता है जाए। मैं जब करीब मैंने कहा 17-18 साल पहले मैं जोश में था, ये एक दो मामला करने के बाद बड़ा जोश था मुझको जाए, मैं करूँगा जाए। मुझको पता चला ये बेचते हैं। मैंने एक हवलदार को बता दिया, पुलिस वाले को, कि यार वो बेच रहे हैं, तुम पकड़ते क्यों नहीं है जो है। तीसरे दिन मुझको चाकू मारा उन्होंने, यहाँ पर है ना, यहाँ पर और पैर में जो है। तीसरे दिन चाकू मारा मुझको, बोलता है खबरी है, ये मामला हमारी सिस्टम का है। आप देख लीजिए, हर नेता, हर पॉलिटिशियन अपनी तकरीर में नशे की बात ज़रूर करता है लेकिन काम कुछ नहीं करता। हर पुलिस वाला पब्लिक मीटिंग के अंदर नशे की बात ज़रूर करता है लेकिन काम नहीं करता है। किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाएं, भाई आप आज कितने नशेड़ी पकड़े, आप कितने पेडलर पकड़े, पकड़ते तो हैं वो लेकिन फिर वो छूट के बाहर आ जाते। एक फैज़ान आज़मी आपके साथ में हुआ करते थे, उनका क्या सिलसिला था, किस्सा था? वो काफ़ी आपके साथ जुड़े रहे, आपके मिशन में भी उन्होंने बहुत हेल्प की थी आपकी। फैज़ान भाई जो है हमारे खेल के बड़े शौकीन थे। हम लोग की जो कम्युनिटी जो हमारी थी उनमें सबसे ज़्यादा पैसे वाले थे और उनकी चलती भी थी मुंबई में बहुत अच्छी। अल्लाह उनको जन्नत देवे, अभी कुछ दिन पहले उनका इंतकाल हो गया है। और वो इतने शौकीन थे कि हमको अपने घर में खिलाने से या हमको टी शर्ट या शॉर्ट्स दिलाने में या मिठाइयाँ खिलाने में कभी कंजूसी नहीं की। हमेशा जो है हमारे साथ जो है वो बड़ा अच्छा। एक मतलब वो वाक़या है, आप सुन के हैरत आपको होगी कि जब हमको उन्होंने दावत दिया घर पे, तो जो हमारी जो उनके घर के टेबल पे जो प्लेट लगा रहा था, वो आदमी जो है अंडरवर्ल्ड का बड़ा डॉन बन के सामने आया था। अभी ये तलोजा की जेल में जो हमें खाना खिला रहे थे, जो अबू सलेम जो है। ओ, हमको नहीं पता ये कौन है, जो हमारी तरह जो वो भी लगभग हमारी एज के ही है वो। जो फैज़ान भाई ने कहा कि जो है कौन है मालूम है, बहुत बदमाश है ये जो है। हाँ तो बोला हम लोग तो ज़्यादा बदमाश हैं कि हम तो खेलते हैं, हम तो दादागिरी करते हैं ग्राउंड के अंदर। अरे नहीं समझोगे बॉस तुम। वो फैज़ान भाई मुझको अक्सर बॉस करके ही बुलाते। तो बाद में जब ये मालूम पड़ा कि ये इस लेवल का बदमाश है या डॉन बन गया है, और बढ़िया, तो बोले मैं अल्लाह बचाए जो कि दोबारा मुलाकात नहीं हुई कभी। अच्छा, भाई ये था फैज़ान भाई का। फैज़ान भाई की वॉलीबॉल से बड़ी मोहब्बत थी और वो मेरा खेल देखकर बड़े मुतासिर हुआ करते। ये अबू सालेम से उसके बाद कभी मिलना नहीं हुआ आपका? नहीं, कभी मिलना नहीं हुआ और अच्छा है कि मिलना नहीं हुआ। हमारा रास्ता उनका रास्ते। लेकिन जब उस दौर में जब फैज़ान भाई के साथ आप बैठ करके उनके दस्तरखान पे खाना खा रहे थे साथ में, तो अबू सालेम क्या उस वक्त तक जो है वो अपने कारनामों वगैरह में मुब्तला था? उस वक्त इस तरह की हरकतों में था? हमको अबू सलेम की नाम की चिड़िया के बारे में ही नहीं पता था कि ये कौन है अबू सलेम। अच्छा, शुरुआती दौर थे 88 वगैरह, 88 की बात है जब। तब तो उसका बहुत इनिशियल डेज थे। वो बाद में मालूम पड़ा कि फैज़ान भाई का कुछ सहारा है उसको, वो काफ़ी दिनों के बाद। उस वक्त तो वो हमारे लिए एक प्लेटें रखने और खाना खिलाने वाला मेहमान नवाजी में लगे हुए थे कि सब हम खिलाड़ियों को बड़ी इज्जत अफजाई किया उसने, जाए बहुत इज्जत से बहुत अच्छे से खिलाया हमको खाना। आपके घर के पास में ही एक इलाका है जिसको कि सोनापुर कहा जाता है। सोनापुर जो है वो मुंबई में जैसे कमाठीपुरा है, वैसी ही एक दूसरी जो है गर्म गोश्त की मंडी कहलाती है, वो सोनापुर है। हम लोगों ने भी वहाँ पर काफ़ी अरसे तक काम किया है। वहाँ की बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं उन लोगों को हमारी भी टीम ने बाहर निकाला है और उनके बीच में मैंने भी कुछ समय तक काम करने का मुझे मौका मिला है। अब वहाँ के क्या हालात हैं और वहाँ पर आप क्या मतलब एक्टिविटीज़ कर रहे हैं? वहाँ पर भी नशे का परेशानी है? देखिए वो जो इलाका है वो लगभग आधा हो चुका है अभी फ़िलहाल, पहले के मुकाबले में अभी आधा हो चुका है और वहाँ उनके पास काम भी नहीं है अभी। जैसे कि एक ITM बिजनेस स्कूल के कुछ बच्चे मेरे अंडर में एनजीओ इंटर्नशिप करते हैं, तो मैं उनको उसको टास्क दिया जाता है हमारी टीम की तरफ से कि आज इस बार आपको इस टॉपिक पे काम करना है, इस बार अलग टॉपिक देते हैं। कभी छोटे बच्चों के बैग चेक करवाते हैं कि उनके नशे की चीज़ कितने बच्चों में मिलती है।
तो इस बार जो हमने उनको टास्क दिया था कि जो 50 साल की औरतें हैं या उसके ऊपर हैं, उनकी लाइफ जो है कैसी चल रही है, तो उस पर उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया हमने एक अच्छा। फिर उसके बाद उनको जिस चीज़ की ज़रूरत थी उनको प्रोवाइड किया। उस कॉलेज के ज़रिए ऊपर अथॉरिटी को ये मैसेज दिया कि इस तरह की औरतें जो है, इस तरह की वेश्याएं जो है, उनकी ज़िंदगी नहायत ख़राब है कि जिससे भी मिले हम जो है वो बस खस्ता हालत है। वो दूसरों के, अपने ही लोगों के जो है कमाए हुए पैसों पे जो कुछ मिल जाता है खा पी रही हैं। उनकी ज़िंदगी बहुत ख़राब है। उनके दूसरों के रहमो करम पे दूसरे जिंदा को है। रहमो करम पे ना वो घर जा सकती हैं, ना वो जो है कुछ काम कर सकते हैं। ना समाज उन्हें ना स्वीकार समाज करता है। एक्सेप्ट करेगा। उस पर मैंने अभी प्रोजेक्ट बना, वो बुक है मेरे पास जो रखी हुई है, जो बच्चों ने बनाया है। बहुत दर्दनाक बुक है और उनकी ज़िंदगी बहुत ही दयनीय है। अगर कोई उनकी मदद करना चाहे और कोई, तो ऐसे औरतों की और ऐसे जो वहाँ पे जो लोग हैं, हर इलाके के लोगों को चाहिए कि वो उनके लिए कुछ करें। जो है जिस इलाके में भी ये लोग बसते हों तो उनकी ज़िंदगी बहुत दर्दनाक है। क्या ये औरतें भी नशा करती हैं? बहुत तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ तो करती हैं। उनको नशे के निकालने के लिए हम वही उनसे सिर्फ काउंसलिंग करते हैं, उनसे प्यार से बात करने की कोशिश करते हैं। और खुद मैं ना करके जो है उन स्टूडेंट्स के ज़िम्मे ये जिम्मेदारी लगाई जाती है कि आप उनके कंधे पे हाथ रखिए। आप शर्माइए मत कि वो कौन है, वो क्या बिजनेस है उनका, वो मत देखिए। आप देखें कि जो है कि हमको इनकी ज़िंदगी को कैसे सुधारना। पहले हम अपने बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, उनको एक रास्ता बताते हैं कि आप किस तरह से उनसे इंटरेक्ट होंगे, किस तरह से आप बात करेंगे और किस अंदाज में बात करेंगे कि आपकी बात वो सुनेंगे और आपकी बात को तवज्जो देंगे और कोशिश करेंगे कि इससे वो बाहर निकलें। तो ये काम हम जो है उन NGO इंटर्नशिप के बच्चों से ही करवाते हैं। तो वो आप बता रहे थे कि उसने लड़के ने आपके ऊपर हमला किया, वो लड़का किसी गैंग का था, पेडलर या क्या था वो? छोटे मोटे व्यापारी जो छोटे मोटे जो बेचने वाले, पेडलर। हाँ पेडलर थे जो है। इनके बहुत बड़े चैन है। मैंने कहा कि जितने भी नशा करते हैं उनसे ज़्यादा लोग नशा बेचते हैं। और ये चैन तो पूरे हिंदुस्तान में एकदम पानी की तरह बहुत बहते जा रहा है, बहुत ज़्यादा बहते जा रहा है। इतना बहते जा रहा है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि जैसे अब ये मालूम है कि ये लड़के हैं, ये नशे वाले हैं, इनका काम हो गया, ये मरने वाले हैं। आप जानते हैं जो है इनकी कहानी हो गई, लेकिन वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि कुछ लोगों को जो है उससे लाखों करोड़ों का फायदा हो रहा है। पुलिस भी इसमें मिली हुई है? अगर मिली हुई ना होती तो ये नशा बढ़ता क्यों? अगर वो पकड़ना चाहे तो क्यों नहीं पकड़ते जो है? कौन रोकता है आपको पकड़ने के लिए? आप नशेड़ी उठाते हैं तो नशेड़ी नहीं बताता है कि आप उसने किससे खरीदा। आप चैन ऑफ जो है पेडलर्स को नहीं पकड़ सकते। मुंबई की पुलिस दुनिया की बेहतरीन पुलिस है। जब चाहे जैसे चाहे उनको उनका गर्दन दबोच ले, चाहे तब तो सिस्टम की नाकामी ज़्यादा है इसमें। बिल्कुल नाकामी है। ये बताइए कि अगर परिवार जो है वो अपने बच्चों में देखे या कैसे पहचाने कि वो उसका बच्चा जो है नशे की तरफ जा रहा है, इनिशियल स्टेज में ही, शुरुआती दौर में ही कैसे पकड़ें? देखिए अचानक तो वो नज़र चुराने लगेगा बात करने में और हर बहाना ढूंढेगा घर से बाहर जाने में। मैक्सिमम घर से बाहर रहेगा, आएगा जाएगा और वो आपसे बात करेगा तो हमेशा नज़र चुराएगा, आपसे फासले से रहकर बात करेगा। ये शुरुआती उनके जो है पहचान है कि वो आपसे जो है फासले से बात करेगा, आपकी आंख में आंख मिलाकर कभी बात नहीं कर पाएगा और ज़्यादातर बहाने ढूंढेगा कि वो घर से। ये बताइए मुझे कि जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह में बच्चे जो हैं वो जाते हैं, नशे के शिकार भी बहुत सारे बच्चे स्कूल कॉलेज की वजह से भी होते हैं। कुछ स्कूल कॉलेजेस जो ख़ासतौर से कॉलेजेस जो हैं, बांद्रा का 1-2 कॉलेज हैं और 1-2 और जगह के कॉलेजेस हैं जहाँ के बारे में हम अपनी जर्नलिज्म के दौर में हमने देखा कि वहाँ पर खुलेआम जो है ड्रग्स चलता है और वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी उसके बारे में कुछ नहीं कर पाता है। आपको ये लगता है कि जो स्कूल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हैं या वहाँ का जो स्टाफ है, मैनेजमेंट है, उसको इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और कम से कम वहाँ पर जो है एंटी ड्रग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और ये वो सब चीज़ें, इस तरह के इवेंट्स, इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो ज़्यादा होने चाहिए? देखिए ऐसा है, अब तो ये जो कॉलेजेस तक बात थी, जो आप बता रहे हैं कॉलेजेस तक ये नशा बिकता था, ये पुरानी बात हो गई है। अब स्कूलों के इर्द गिर्द मिल रहे हैं, अब दरगाहों के इर्द गिर्द मिल रहे हैं, मंदिरों के इर्द गिर्द मिल रहे हैं। कहाँ ड्रग्स नहीं है। स्कूल और जो कॉलेजेस अगर एजुकेशन जितना दे रहे हैं उसी के साथ साथ हर बच्चे को एक्टिविटीज़ में डाल दें तो ये उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी सिस्टम से बात करने की जो है। लेकिन वो मजबूर है कि हम अपनी एक सराउंडिंग है, हमारी एक सरहद है, उस सरहद को पार करने की हिम्मत किसी को नहीं है क्योंकि जो बाहर के लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं बड़े ताकतवर लोग हैं। डर सबको लगता है। जो गेट के बाहर के लोग हैं वो बड़े ताकतवर लोग हैं, उनसे निपटना किसी प्रिंसिपल का काम नहीं, किसी जो है वॉचमैन का काम नहीं है कि वो
उनसे आके निपट ले जाए। वो सिर्फ शिकायत, और शिकायत हर कॉलेज करता है। कौन सा ऐसा कॉलेज है जो शिकायत नहीं करता पुलिस में कि हमारे कॉलेज के सराउंडिंग में ये हो रहा है, सराउंडिंग के बाहर ये हो रहा है, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। लेकिन आप बताएं कि किस कॉलेज के आसपास से पुलिस ने कब किसको उठाया? वो तो चाहते हैं, वो कंप्लेंट भी करते हैं। अच्छा, कि परिवार ने आपके इस मिशन में आपको कैसे कितना साथ दिया? आपकी शरीक हयात जो हैं वो आपके साथ किस हद तक जुड़ी रहीं और कैसे आपको, क्योंकि ख़ास तौर से जो महिलाएं होती हैं, पत्नियां होती हैं, वो बड़ा डरती हैं कि हमारे खाविंद को हमारे पति को कुछ ना हो जाए। एक जी देखिए, इस धरती पे आज की तारीख में जो मैं मेरी शरीक हयात की बात की, मेरे बच्चों की बात, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ कि मुझको ऐसी धर्मपत्नी मेरी जो शरीक हयात जो मिली मुझको। मेरे हर काम में जो है उनकी पहल बहुत होती है, उनकी दुआएं होती है, उनके पैसे होते हैं। अब तो मेरे बच्चे भी पैसे देते हैं मुझको ये सब काम करने के लिए, बच्चों पे खर्च करने। तो अगर उनका साथ नहीं होता तो शायद मैं आपके साथ जो है, या कभी हार मानने का मन नहीं हुआ? किसी ऐसे मोड़ पे एक इंसान पहुंच जाता है ना कि जहां जा करके उसको सिर्फ अंधेरा दिखता है। कभी ऐसा दिन आया नहीं अब तक कि जो है फेलियर की तरफ गए। फेलियर होने के बाद तो लोग समझते हैं कि अब हार रहा हूँ मैं, अब जो है बस हो गया, बंद कर दिया। तो ऐसा मौका ही कभी नहीं आया अभी तक। तो फेलियर का कोई मौका ही नहीं आया। पॉजिटिव ही सामने अच्छे मौके मिलते रह गए, अच्छे लोग मिलते गए कि जब आप अच्छा कर रहे हो तो बहुत सारे लोग आते हैं आपके पास। आज ऐसा माहौल है कि मैं जिस इलाके से गुजरता हूँ, जो छोटे छोटे चरसी का जड़ी ख़त्म तो नहीं हुए, लेकिन कम से कम इतना रेस्पेक्ट तो करते हैं कि छुपा के किनारे भाग जाते हैं या फेंक देते हैं ऐसे। तो इसको फेलियर तो नहीं कह सकता कि हार मानने की। और इसी पे जिद और होती है कि भाई चलें और अच्छा कुछ काम करें। और अभी हम एक बड़ा काम करने जा रहे हैं फिर से, जो है जो हमारा जो कैंप लगता है उसमें हम इसी तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। जो मैंने आपको बताया कि एक बड़ा कैंप होता है हमारा, जो है वॉलीबॉल का समर वेकेशन कैंप जिसको हम नाम, उसमें हम क्या करते हैं कि जो बच्चे छोटे होते हैं उनको हम एक टास्क देते हैं कि आप ड्राइंग बनाइए आखिरी दिन में, नशे के खिलाफ ड्राइंग बनाइए, एनवायरनमेंट के लिए ड्राइंग बनाइए, रोड पर कचरे के लिए ड्राइंग बनाइए, जो ताकि उनकी ज़िंदगी में। और मैक्सिमम हम यही करते हैं कि आप ड्रग्स के, एंटी ड्रग्स जो है ड्राइंग अच्छी बनाए। जो बच्चा अच्छा ड्राइंग बनाता है हम उसको इनाम देते हैं। और पूरे कैंप के दौरान कभी हम एक स्पेशलिस्ट बुलाते हैं, कभी पुलिस वाले को बुलाते हैं, कभी किसी प्रोफेसर को बुलाते हैं, खिलाड़ियों को बुलाते हैं, नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ियों को बुलाते हैं, ताकि उनके दिमाग में उनको रोल मॉडल बना के पेश करें और उनको समझाया जाए। तो इससे बड़ा असर होता है कि लोग जो है बच्चे उस तरफ जाने से बच जाते हैं। और मकसद ही हमारा यही है, जो गए हैं जल्दी वापस नहीं आएंगे। जो इर्द गिर्द के लोग जाना चाहते हैं, जाने वाले हैं या जा सकते हैं, उनको किस तरह से घेरा जाए, रोका जाए। तो वॉलीबॉल उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट जो है जगह हमारे लिए है, हम उसके ज़रिए काम कर रहे हैं। एक बात बताएं कि यदि सरकार या पुलिस आपको एंटी ड्रग्स एम्बेसडर बना दे है ना, आप जितने व्यंग्यात्मक रूप से हंसे हैं वो सुन करके मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा संभव नहीं है, आपको ऐसा लगता है। लेकिन यदि बना दे तो पहला कदम आप क्या रखना चाहेंगे, उठाना चाहेंगे? सबसे पहले तो जितनी धार्मिक जगह हैं उनके इर्द गिर्द, और जितने पेडलर और जितने नशेड़ी हैं, इन सबको पकड़ के एक चैन बनवाता, और उसके बाद जो है एक एक करके एक के पास पहुंच के जो है इन सबको ख़त्म करने की पूरी कोशिश करता। स्कूल कॉलेजेस के इर्द गिर्द, मस्जिदों के, मंदिरों के, दरगाहों के, इनके आसपास ही पेडलर हैं, इनके आसपास ही पेडलर हैं। और बड़ी बड़ी जगहों पे जैसे बांद्रा हो गया, बैंड स्टैंड हो गया, आप इर्द गिर्द में ढूंढेंगे कारों में बैठे हुए लोग बेचते हैं। आप उन तक पहुंचने का एकदम सिंपल रास्ता है कि आप चर्ची उठाइए, नशेड़ी उठाइए, वो बताएगा कि कहाँ से लिया है। तो वो काम करता है कि नशेड़ियों को पहले उठाता, छोटे से बड़े तक पहुंचता और आखिर तक पहुंचता। इतनी ताकत मिल जाए, 6 महीना लगेगा पूरे हिंदुस्तान से नशे को ख़त्म करने में। लेकिन उसके लिए पक्का इरादा और पूरे सिस्टम को ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। जो जिस लायक है उस लायक अपनी पूरी ईमानदारी से अगर काम करेगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं, एक दिन आएगा कि ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी और सर से पानी निकल जाएगा। और ये ड्रग्स बेचने वाले जो लड़के बच्चे होते हैं या पैडलर्स होते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनसे तो सिर्फ हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट हो जाती है कि भाई जिसको आप बेच रहे हो उसको अपना बेटा समझिए, अपना भाई समझिए। आप अपने भाई और बेटे को तो बचा लेते हैं, किसी गरीब और किसी नासमझ बच्चे को ख़राब कर रहे हैं महज पैसे के लिए। तो ये ना तो दुनियावी ज़िंदगी के लिए अच्छा है, ना आखिरत के लिए अच्छा है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हर एक को अपना बच्चा और अपना बेटा समझे, तभी आप जाके इस चीज़ को रोक पाएंगे। और क्या रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे? ये अगर आप ये वाला काम नहीं कर रहे होते, बच्चों को बचाने का, ज़िंदगी उनकी जो है वापस लाने का, तो आप आज क्या कर रहे होते?
शायद आजमगढ़ की सरजमीन की खाक छान रहा होता या सऊदी अरबिया में किसी दुकान पर काम कर रहा होता। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि जिंदगी का असली नशा आपके लिए क्या है? ड्रग्स, जीत या किसी की जिंदगी बचाना? ड्रग्स तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल वो नशे से खारिज है। जीत का मामला ऐसा है कि उसका बार बार हमने एक्सपीरियंस किया है कि किसी खेल में जीतना और ट्रॉफी उठाने, उसका मज़ा ही अलग है। लेकिन जो असली मज़ा है, बिगड़े हुए बच्चों को सही रास्ते पे लाने में जो सुकून मिलता है, किसी की मदद करने में जो हौसला मिलता है और जो नींद आती है, जिस तरह की फीलिंग अंदर से आती है, वो कोई और आपको साझा नहीं कर सकता। जीत को आपको साझा कर लेंगे, होटल में खा लेंगे, सेलिब्रेट कर लेंगे, लेकिन आपने किसी की मदद किया है, किसी को बचाया है, तो आप उसके अकेले जो है सुकून और उसकी खुशी के का अकेले हकदार हैं। अकेले हकदार होते हैं, जो कोई भी जो है इस चीज़ को आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। तो असल मज़ा ज़िंदगी का वही है। यही चीज़ें हमको बचपन से सिखाई गई हैं, घर से जो हमारा फैमिली है। दूसरों के लिए जिए और दूसरों के लिए काम किए तो ज़्यादा बेहतर है, उसका सुकून अलग है। वो जीत जो है मायने रखती है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने कि ज़िंदगी जो है वो दूसरों के लिए जीना, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। फारूक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप आज हमारे साथ में जुड़े, आपने हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए संदेश दिए। न केवल युवा पीढ़ी, किशोरों को, बल्कि उनके माता पिताओं को आपने समझाने की कोशिश की कि आखिर ज़िंदगी में ऐसा क्या करें, परिवार के लिए क्या करें, जिससे कि अगली पीढ़ी जो है वो नशे की गिरफ्त में ना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि फारूकी साहब जैसे लोग जो हैं बिरले होते हैं, जो अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल करके हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बचाने का काम करते हैं। फारूकी साहब का अगर ये काम आपको पसंद आ रहा है, आप उनके बारे में ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ में आप ये भी बताइए कि ड्रग्स के नशे के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, और इस तरह की जो कोशिशें हैं उनको क्या कामयाब बनाने के लिए हमें और क्या करना चाहिए। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करना न भूलें और हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। दोबारा फिर से एक नए अंक में किसी एक नए व्यक्ति के साथ में मुलाकात आपसे हम करवाएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से। जय हिंद, नमस्कार।